नमस्कार। संतोष पाठक ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ संतोष जी हैं। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और भारी मतदान हो गया काम, किसका काम हो गया इस पे आने से पहले थोड़ा समय, चूंकि भगवान राम पर राजनीति करने वाले लोग और भगवान राम के नाम पर लोगों का वोट हासिल करने वाले लोग और भगवान राम के नाम पर वोट देने वाले लोगों को भगवान राम की बातें ज्यादा समझ में आती है, तो शुरुआत वहीं से करता हूं। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जब रावण का वध कर दिया तो उनके प्राण निकलने से पहले उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि जाओ, रावण बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, ब्राह्मण थे, पंडित हैं, तो जाके उनसे ज्ञान लेकर आ जाओ, उपदेश लेकर आ जाओ। लक्ष्मण थोड़े से अनमने से गए, लेकिन भगवान राम ने ऐसा करके ये साबित कर दिया कि ज्ञान कहीं से भी मिले तो उस ज्ञान को ले लेना चाहिए। ऐसे ही मेरा मानना है शिव जी, बतौर पत्रकार सही खबर आपको जहां से मिले उस खबर को ले लेना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब होता है कि 10% अपोजिशन से सवाल पूछो तो 90% सरकार से सवाल पूछो। क्यों? क्योंकि काम करने के लिए जनता ने उनको चुना हुआ है। तो एक बेरोजगार नेता आम आदमी पार्टी के मुखिया दिल्ली के हैं, बेरोजगार नेता से यूट्यूब चलाते हैं और आज पत्रकारों की तरफ वॉक थ्रू करते हुए नजर आते हैं। बहुत बड़े-बड़े खुलासे उन्होंने किए। उन्होंने 2-3 तस्वीरें डाली। क्या सांसद, मतलब पूर्व सांसद, क्या नेता, तमाम लोग पहले दिल्ली में वोट करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय फरवरी में, नवंबर का महीना आ गया, फरवरी से नवंबर अगर मैं कहूं तो 2 से 11 यानी 9 महीने सिर्फ। तो दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के वोटर होते हैं, बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार के वोटर होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा के पूर्व सांसद जो कि बेगूसराय से लोकसभा का टिकट चाहते हैं, राकेश सिन्हा की फोटो उन्होंने शेयर की। 1-2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की फोटो उन्होंने शेयर की। हालांकि राकेश सिन्हा ने उस पर सफाई भी दी। आपके प्लेटफॉर्म पर जब हम लाइव चर्चा कर रहे थे तो मैंने बोला था कि वही जवाब आएगा, लेकिन उस जवाब में वो ये बताना भूल गए कि भाई वहां चुनाव, दिल्ली चुनाव तो दिल्ली के वोटर, बिहार चुनाव तो बिहार के वोटर, कल को फिर दिल्ली का चुनाव होगा तो फिर क्या दिल्ली के वोटर हो जाएंगे। ये सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन इसने एक चीज तो बता दिया, शिव जी, कि गड़बड़ी है। और गड़बड़ी कैसे है? दिल्ली चुनाव तो दिल्ली के वोटर, बिहार चुनाव तो बिहार के वोटर, यूपी चुनाव तो यूपी के वोटर, हरियाणा में चुनाव तो हरियाणा के वोटर। और जो चुनाव जो पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया है, क्योंकि 5 बजे तक 60% वोटिंग हुई है। और यह भी खबर निकल के सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी छठ के लिए तो ट्रेन नहीं दे पाई, दिवाली के लिए तो ट्रेन नहीं दे पाई। आज आप ट्रेन में आप रिजर्वेशन लेने जाइए, आप पूरा नवंबर खोज डालिए, आपको बिहार जाने वाली ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हाँ, स्पेशल ट्रेन कुछ चलाते हैं जिसमें महंगी टिकट होती है, 25 से 50%, 100% तक महंगी, उसमें मिल जाएगी। लेकिन स्पेशल ट्रेन 24 घंटे के सफर में आपको 40 घंटे में पहुंचा दे, तो आप इसको गनीमत समझ लीजिएगा। इस तरह का लोगों का एक्सपीरियंस है। तो ट्रेनों में भर भर कर लोगों को भेजा गया। और अब जो ये 60% जो वोटिंग हुई है, इस 60% जो वोटिंग, क्योंकि ये चौथी बार है पिछले 25 सालों में जब ये वोटिंग 60% क्रॉस हो गई है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है, अगर जिले वाइज में आपको बता दूं तो आप थोड़ा सा देखकर इसको चौंक जाएंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग इन्हीं राकेश सिन्हा साहब के इलाके में हुई है, जहां से वर्तमान में गिरिराज सिंह सांसद है। 67.32%। अब मैं अपने दर्शकों से कहूंगा शिव जी, जो हमारे दर्शक है बिहार से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा अगर हमें गाइड कर सके तो बता दे भैया, जो हरियाणा से ट्रेन भर के जा रही है, दिल्ली से ट्रेन भर के जा रही है, देश के अलग अलग राज्यों से ट्रेन भरकर जा रही है वोट डलवाने के लिए, तो ये बेगूसराय में ट्रेन भर के कौन ले गया था? वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह ले गए थे, या सांसद बनने की, राज्यसभा तो रह चुके सांसद अतीत में, बेगूसराय से लोकसभा सांसद बनने की अभिलाषा रखने वाले राकेश सिन्हा ले गए थे? मुझे ये बता दे। और ये ज्यादा मतदान, ये भारी मतदान, ये बता रहा है कि बिहार में कुछ बड़ा होने जा रहा है, बिहार में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के इरादे भी सामने आ गए हैं। वोटरों को रोका गया, पुलिसकर्मी रोकते हुए नजर आए, नाव बंद कर दी गई, उनको पार करने की इजाजत नहीं दी गई। विपक्षी दलों के मजबूत गढ़ों में ईवीएम खराब हो गई, बिजली चली गई, हर तरीके से कोशिश की गई कि स्लो वोटिंग हो, यानी कम रफ्तार से वोटिंग हो। और मैंने लंबा समय तक चुनाव कवर किया, मैं जानता हूं कि एक बार मतदाता जो बूथ तक आ जाता है, अगर उसे किसी भी कारण से बिना वोट दिए घर जाना पड़ जाए, तो उसमें से आधे मतदाता ही फिर लौटकर दोबारा वोट करने के लिए आते हैं। ये तमाम जतन किए ज्ञानेश कुमार ने, ये तमाम जतन किए चुनाव आयोग ने। एक आरोप ये भी लगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव याद कर लीजिए,
अजय राय जो थे वो कांग्रेस का सिंबल लेकर चले गए तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था चुनाव आयोग ने। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक उम्मीदवार बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाला गमछा पहनकर अंदर जाते हैं, वोट करते हैं, बाहर आकर उंगली दिखाते हैं निशान वाली, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज होने की अभी तक तो कोई खबर आई नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा फंसे हुए नजर आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की सांस अटकी हुई है। क्यों? क्योंकि भैया बीजेपी और ज्ञानेश कुमार तो 10 ही 12 सीट मैनेज करेंगे ना भाई, उनको सरकार बनवानी है। उनको ये टास्क किसी ने नहीं दिया कि सम्राट चौधरी को भी जितवा के लाना है या विजय सिन्हा को भी जितवा के लाना है। उनको तो सरकार बनाने का टास्क दिया गया है। सम्राट चौधरी अपना खुद जान ले, विजय सिन्हा अपना खुद समझ ले, और अपनी ही सरकार को जंगल राज कह रहे हैं तो विजय सिन्हा साहब की मजबूरी समझ लीजिए, उनकी हालत समझ लीजिए, उनकी दशा और दिशा समझ लीजिए। तो एक दिलचस्प मोड़ पर चुनाव है और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। अंतिम आंकड़े आ जाने चाहिए आज रात तक, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले बताया है कि जब ईवीएम मशीन बंद हो जाती है, जब वो स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, फिर 2 दिन बाद अचानक वो बढ़ा हुआ डेटा बता देती है। अब वो कैसे बता देती है ईवीएम, ये बड़ा दिलचस्प चीज है। तो बिहार ने एक कमाल तो कर ही दिया है, शानदार मतदान, बेहतरीन मतदान। अब इंतजार करते हैं कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है इससे। अब इंतजार ही करना है, क्योंकि जब तक इंतजार की घड़ियां समाप्त नहीं होंगी तब तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और इंतजार की घड़ियां कब तक समाप्त होंगी अभी ये भी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल जो लोगों के रुझान हैं, समीकरण हैं, वो इस टाइप से जरूर नजर आ रहे हैं कि लोग तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या होगा। हालांकि लगातार अपने अपने हिसाब से सब लोग कह रहे हैं, और जितनी उम्मीद नहीं है उसके हिसाब से वोट पड़ते नजर आ रहे हैं। तो लोग अभी भी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा। अच्छा वोट पड़ा है, राकेश सिन्हा को लेकर अभी बहुत कुछ कहा ही संतोष जी ने, और एक राकेश सिन्हा नहीं है, ऐसे कई लोग हैं जो दिल्ली में भी वोट डाला है और उन्होंने बिहार में आज जाकर वोट डाला है। आम आदमी पार्टी के कई लोग उन्हें घेरते नजर आए हैं। अब देखना यह है इस सब के बावजूद क्या जो बातें चल रही हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की बातें चल रही हैं, उन पर क्या खबर है, इसका इंतजार करना पड़ेगा, इसको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। संतोष जी फिलहाल क्या कह रहे हैं आप, क्या खबर है आपके पास ताजी? बिहार के विधानसभा चुनाव में जो चीजें निकलकर सामने आई हैं, इसमें 3-4 तथ्य निकल रहे हैं, जो मेरा अपना जमीनी आकलन में बताता हूँ। हालांकि अगर ज्ञानेश कुमार साहब की चल गई तो आकलन फेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अपना जमीनी आकलन रख देता हूं मैं कि पिछले 25 वर्षों में ये चौथी बार है शिव जी जब 60% का आंकड़ा क्रॉस हुआ है। 5 बजे तक ही क्रॉस हो गया है। अंतिम तौर पर ये आंकड़ा 70% के आसपास कहीं जाकर बैठेगा। और इसमें सबसे पहला जो पिछले 25 सालों में 1990, मतलब पिछले 35 सालों में आप मान लीजिए कि पिछले 35 सालों में ये हुआ है। 1990 में जब मतदान ज्यादा हुआ, जब वोटिंग ज्यादा हुई, तो कांग्रेस के कई दशकों के शासन का अंत हुआ। जनता दल एक विकल्प के रूप में उभरी और उसमें फिर खींचतान के बाद लालू यादव मुख्यमंत्री बन गए। दूसरा 1995 में टीएन शेषन के जमाने में जब सख्ती से चुनाव करवाया गया, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करवाया गया, लालू यादव से टकराव तो हुआ, लेकिन लालू यादव कहते रहे कि बक्से से जिन निकलेगा। और ये तमाम लोग मानते हैं कि 1995 का चुनाव टीएन शेषन ने स्वतंत्र करवाया, निष्पक्ष करवाया, ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन लालू यादव स्पष्ट तौर पर विजेता बनकर उभरे। और ये तमाम जो आप जिले का मतदान का प्रतिशत दिखा रहे हैं, इस जो मतदान के प्रतिशत में देखिए कि कहां सबसे ज्यादा हुई, बेगूसराय सबसे ज्यादा हुआ। तो 1995 में भी परिवर्तन आया क्योंकि लालू यादव को स्पष्ट तौर पर उनके अपने नाम पर बहुमत मिला और फिर 60% क्रॉस हुआ वर्ष 2000 में। एक तथ्य मैं यहां दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर रखना चाहता हूं। अभी 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 मैं आपको मौका दूंगा। 3 जिले, मधेपुरा, आपका समस्तीपुर, बेगूसराय, 65 से 67% के बीच मतदान है। और अगर और में जोड़ें तो मुजफ्फरपुर है, गोपालगंज है, ये भी 65% के दायरे में जिले हैं। उसके बाद जो जिला आता है 62% पे लखीसराय है और 62% पर सहरसा है। उसके बाद 60 पे आ जाते हैं
गिरता चला आता है। लेकिन जो सबसे कम मतदान है वो अब तक का आंकड़ा मुझे दिख रहा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि शेखपुरा पे 52%, बाकी सब जगह भोजपुर 53%, सब जगह 55 क्रॉस है। और अभी आंकड़े आएंगे, आंकड़े बदलेंगे। एक बार सभी दर्शकों को बता दें कि बिहार के मधेपुरा जिले में 65.74%, सहरसा में 62.65%, दरभंगा में 58.38, मुजफ्फरपुर में 65.23, गोपालगंज में 64.96, सिवान में 57.41, सारण में 60.90, वैशाली 59.45, समस्तीपुर 66.65, बेगूसराय 67.32, खगड़िया 60.65, मुंगेर 54.90, लखीसराय 62.76, शेखपुरा 52.36, नालंदा 57.58, बक्सर 55.10, भोजपुर 53.24, बक्सर का हो गया। ऐसे ये आंकड़े हैं। लेकिन इसमें 5 विधानसभा ऐसी रही हैं जहां चुनाव का पैटर्न जो है 5 बजे बंद हो गया था। बाकी 116 विधानसभा सीटों पर 6 बजे मतदान बंद हो गया है। ऐसे में चुनाव आयोग की निर्देश के मुताबिक जहां लाइनों में, कतारों में लोग खड़े हैं, वो कतार चाहे रात के 12 बजे तक हो, वो लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलेगा। जी संतोष। देखिए, मैं 1995 का जिक्र कर रहा था। आप कई चीजें हो सकता है कि हमारे लोग मतलब हमारी जाति वाले लोग हैं, थोड़ी सी हमारी आलोचना करें। 1994 में वैशाली का उपचुनाव होता है। लवली आनंद लड़ती हैं, आनंद मोहन की पत्नी, वो जीत जाती है। राजपूत भूमिहार समीकरण बनता है, वो अगली जातियों का समीकरण बनता है, वो जीत जाती है। उसके बाद नीतीश कुमार को लगता है कि भाई इनके साथ मिलकर मैं लालू यादव को सत्ता से हटा सकता हूँ। वो निकल जाते हैं, अलग से लड़ते हैं, 7 सीटें सिर्फ जीत पाते हैं। और 1995 के चुनाव में लोग जितने भी आरोप लगाए, लालू यादव ने अपने नाम पर जो चुनाव जीता अपनी जिंदगी में, वो एकमात्र चुनाव 1995 का था, जब स्वतंत्र चुनाव हुए, निष्पक्ष चुनाव हुए। गांव के पिछड़ी जाति के लोग, दलित जाति के लोग, शोषित पिछड़े तबके के लोग, जिनको सदियों से शोषण किया गया था, जिनका, ये बात बिल्कुल सही है, वो तमाम लोग निकले और उन्होंने वोट किया और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव से वो जिन निकल कर आया पीटी से। बाद में नीतीश कुमार ने उनको और ज्यादा आवाज दी और वो एक बड़ी भूमिका में आते चले गए। नीतीश कुमार ने ओबीसी ईबीसी का खेल तो खेला, दलित महादलित का खेल तो खेला, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना एक खास वोट बैंक तैयार किया महिलाओं का। शिव जी, लड़कियों को साइकिल देने की बात हो, जिन लड़कियों को उन्होंने उस जमाने में मैट्रिक पास करने के बाद या 12th पास करने के बाद साइकिल दिया, उनमें से या तो अभी ज्यादातर लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट कर ली होंगी, या मोस्टली लड़कियां जो होंगी वो शादी करके अपना घर बसा रही होंगी, कहीं ना कहीं वो काम कर रही होंगी। महिलाओं को सबसे ज्यादा रोजगार, महिलाओं की पुलिस में सबसे ज्यादा भर्तियां, महिलाओं को डायरेक्ट सब्सिडी स्कीम का फायदा, और अभी हाल में 10-10 हजार रुपए उनके खाते में दिया जाना। और आज जो चुनाव, जो मतदान हुआ, लंबी लंबी लाइनें महिला मतदाताओं की लगी थी। तो एक जो सबसे बड़ा जो मेरा आकलन है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड के सीटों की संख्या बढ़ने जा रही है। शिव जी, जबरदस्त बढ़ने जा रही है जनता दल यूनाइटेड के सीटों की संख्या, यानी भारतीय जनता पार्टी का एक मंसूबा तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा जो मेरा आकलन है, नरेंद्र मोदी का हनुमान कहने वाले, पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी का बंटाधार करने वाले, 100% स्ट्राइक रेट का दावा करने वाले चिराग पासवान एक बड़ा, बहुत बुरी तरह से इस बार का इलेक्शन वो हारने जा रहे हैं। ये 2 आकलन तो मेरे हैं। अब तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा आकलन मैं नहीं कर सकता, वो तो चुनावी नतीजा आने के बाद ही पता लगेगा। ज्ञानेश कुमार साहब खेल कर गए, चुनाव आयोग खेल कर गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी पर पहुंचा पाएंगे ये लोग, या भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी रह जाएगी? ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है। और फिर मैं कहता हूं, दर्शक ये कमेंट करने आ जाएंगे कि क्या सारी सीटें रिजेक्ट कर दी क्या? जैसे रवि किशन ने कहा था, अरे जीतना होता तो 240 पे क्यों आते, 400 कर लेते हम। ऐसा होता नहीं। गड़बड़ियां 10 से 15 सीटों पर ही की जाती है। पिछली बार भी मार्जिन आप देख लीजिए, 125 सीटें एनडीए गठबंधन, 110 सीटें विपक्षी गठबंधन, तो गड़बड़ियां इतनी सीटों पे ही की जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, इसको लेकर थोड़ा-सा मैं संशय की स्थिति में हूं, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो खेला किया है। दिन भर देखिए कैसे आती रहेगी। भाई जहां वोटिंग हो रहा है वहां की बिजली कैसे कट सकती है शिव जी? जबकि उस एरिया के बिजली अधिकारी को, जेई को, ईई को सबको पता है कि वोटर सेंटर बना हुआ है वहां पे, बूथ बना हुआ है।
अच्छा, मशीनें आप चेक करके ले जाते हैं, गर्मी में चलिए हैंग हो जाती है। अगर मौसम बहुत गर्म हो शिव जी, तो मशीनें हैंग हो जाती है, मैं जानता हूँ। लेकिन ठंड के इस मौसम में जब बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, मशीनें कैसे खराब हो गई? क्या सुबह मॉक पोल किया गया था? मॉक पोल किया गया तो कैसे खराब हो गई? एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, चुनाव आयोग ने कंट्रोल सेंटर बना रखा है देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ से मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त बैठकर बिहार के बूथों का मुआयना कर रहे थे। बिहार के 100% बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। हाँ, लेकिन ये कैमरे के फुटेज वो विपक्ष को देंगे नहीं। अगर हम और आप देखना चाहेंगे तो भी हमें कैमरे की फुटेज नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि तब गड़बड़ी सामने आ जाएगी। तो वो फुटेज कितने दिन तक रखी जाएगी? वो फुटेज को कब डिलीट कर दिया जाएगा? क्या फुटेज माँगने पर फुटेज दिया जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब मिले बिना आप ये नहीं बता सकते कि नंबर 2 की पार्टी बिहार में कौन बनने जा रही है। लेकिन नंबर 1 की पार्टी तो इस बार तय मानकर चल लीजिए, पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल बनी थी। 75 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से चूक गई थी, बिहार विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी, लेकिन एनडीए में वो बड़ी पार्टी बन गई थी, जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था। आज भी राहुल गांधी ने चूंकि दूसरे चरण का मतदान 122 सीटों पर 11 नवंबर को होना है, तो दूसरे चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए पूर्णिया में राहुल गांधी ने फिर जैन जी को ललकारा और राहुल गांधी ने कहा, वोट चोरी का मुद्दा उठाते हुए कि बिहार में लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए, जिनके वोट काटे गए उनमें महागठबंधन के वोटर शामिल थे, वोटर लिस्ट में गलत नाम जोड़े गए और राहुल गांधी ने कहा कि आप सभी को पोलिंग बूथ पर सावधान रहना है। भाजपा के लोग चुनाव चोरी करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार के युवाओं और जैन जी को संविधान की रक्षा करनी है। हमें चुनाव चोरी करने वालों को रोकना है और ये हमारी जिम्मेदारी है। पोलिंग बूथ पर हमें वोट चोरी करने वालों को रोकना है, यही हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन पोलिंग बूथ पर तो रोक लेंगे, मशीन के स्ट्रांग रूम में जाने के बाद कैसे रोक पाएंगे? अच्छा, ये सवाल बड़ा अलग है, लेकिन आगे मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। बिहार में जैन जी की आबादी सबसे ज्यादा आबादी है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा जो टॉप 5 के राज्य हैं, 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुई आबादी को देखें, तो भारत में जैन जी की आबादी लगभग 40 करोड़ के लगभग है, जो 1997 और 2012 के बीच में पैदा हुए और इसमें से एक बड़ी तादाद बिहारियों की है, इसमें से एक बड़ी तादाद बिहारी युवाओं की है। तो जैन जी को एड्रेस करने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। जैन जी के सहारे वोट चोरी को रोकने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी अपने एजेंट्स को, अपने नेताओं को कह दिया गया है कि आखिरी वोट पड़ने तक लाइन में जो आखिरी व्यक्ति लगा है उनका रिकॉर्ड जरूर अपने पास रख लीजिएगा, ताकि उसके बाद नए वोट आते हैं कि नहीं आते ये देखना पड़ेगा और 17C फॉर्म जरूर ले लीजिएगा। अब कितने बूथों पर चुनाव आयोग देता है वो देखने वाली बात हो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या गड़बड़ी पकड़ पाएंगे? क्योंकि आप कहेंगे भैया इतने वोट अलग पड़े, तो चुनाव आयोग कहेगा जाओ शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। आप कहेंगे भैया इन लोगों ने 22 जगह वोट डाला, जरा सीसीटीवी फुटेज दिखा दो, तो चुनाव आयोग का कहेगा नहीं नहीं, नियमानुसार ही हम आपको जानकारी पब्लिक डोमेन करेंगे। अच्छा, आपको शिकायत है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। चुनाव आयोग ने तो बड़ा दिलचस्प एक राग सीख लिया है। मुझे याद है जब इस देश में आंदोलन हुआ करते थे, चाहे वो रामदेव का आंदोलन हो, अन्ना का आंदोलन हो या निर्भया का आंदोलन हो, तो सरकार में कई बड़बोले मंत्री हुआ करते थे। ये मनमोहन सिंह की सरकार की बात बता रहा हूँ। उनसे कुछ भी सवाल पूछो, देखिए कहते थे अच्छा, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, तो आओ चुनाव लड़के दिखा दो, लड़ लो चुनाव। उसी तरह से ज्ञानेश कुमार सीख गए हैं, अच्छा गड़बड़ी है तो जाओ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जाके क्या हासिल कर लेंगे आप? चलो देखते हैं कहां कहां जाके क्या हासिल होगा। अभी तो पहले ये आए आंकलन कितना वोट पड़ा। वोट बड़ी तादाद में पड़ा है, लोगों के अलग अलग आंकलन है। अब देखना ये है इस वोट बड़े हुए पड़े हुए का क्या असर दिखता है, क्या नहीं दिखता है, इसकी अभी प्रतीक्षा रहेगी। और क्या इस पूरे मामले पर लोगों की प्रतिक्रिया आती है। बढ़े हुए वोट अपने अपने हिसाब से अभी लोग आकलन कर रहे हैं। कोई कह रहा है 10,000 की वजह से बढ़े हैं, कोई कहता है एंटी इनकम्बेंसी है, कोई कहता है बेरोजगार जो जैन जी था वो सड़क पर आ गया। अब ये तो 14 तारीख तय करेगी, लेकिन एक बात तय है, जिसका होगा उसका सुपड़ा साफ होगा। पाठक जी ये याद रखना, लग ऐसा ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लग ऐसा ही रहा है। अब जरा मैं 12-13 घटनाएं, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं बता देता हूँ।
आपको याद है जब बुर्के वाला मामला उठा था, जब योगी आदित्यनाथ ने बुर्के वाला बयान जाके बिहार में दिया था, ऑल पार्टी मीटिंग जो चुनाव आयोग ने की थी, उससे पहले उसमें दिलीप जायसवाल ने बुर्के वाला मामला उठाया था। ये सवाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से भी पूछा गया था कि कौन चेक करेगा बुर्का? तो उन्होंने कहा नहीं, हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाएंगे, महिला कार्यकर्ताओं को लगाएंगे, तो चुनाव आयोग की तरफ से चेक करेंगे कि बुर्के के अंदर वही मतदाता है या नहीं जिनकी फोटो लगी हुई है। लेकिन बिहार में कई बूथों पर ऐसी शिकायत आई कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता बुर्का चेक कर रहे थे। ज्ञानेश कुमार साहब की पोल तो खुल गई, क्योंकि जानबूझकर ये किया गया ताकि वहां हंगामा हो, मतदान बाधित हो और महिलाएं वापस चली जाए। ये आमतौर पर इसी तरह से चुनाव को प्रभावित किया जाता है। मोटे तौर पर क्या-क्या हुआ, वो जरा मैं थोड़ा-सा आपके सामने रख देता हूं। अगर उसको समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। लखीसराय, साइलेंट वाले उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की गाड़ी पर हमला और उसके बाद वो एएनआई का माइक लगा के वो अधिकारी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका इरादा अधिकारी को हड़काने से कम ज्यादा जो है वो मीडिया के जरिए अपनी बात कहना था। इसका मतलब पार्टी में सुनी नहीं जा रही, सरकार में सुनी नहीं जा रही। जो आयातित नेता है सम्राट चौधरी, उन्होंने पार्टी को भी टेक ओवर कर लिया और सरकार को भी टेक ओवर कर लिया है। ये उनकी दुविधा थी। पटना में जो पुलिसकर्मी थे वो आईडी चेक कर रहे थे मतदाताओं के, तो जो आरजेडी के उम्मीदवार है भाई वीरेंद्र, उन्होंने सीधे-सीधे पुलिस वालों को कह दिया कि तुम्हारा क्या अधिकार है वोटर चेक करने का, तो अंदर चेक करेंगे ना। ये पुलिस वालों को ये किसने कहा कि आपको वोटर चेक करना चाहिए? वैशाली में भी बवाल हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भी हमला हो गया। दरभंगा में जो है वो पोलिंग एजेंट को धमकी दी गई, पथराव की नौबत आ गई वहां पे। सारण में देखिए कि जैतपुर में जो है वो सीपीआई प्रत्याशी की गाड़ी पर ईंट पत्थर लाठी से हमला किया गया। लखीसराय में बूथ कैप्चरिंग की खबर पहुंची, एसपी मौके पर गए, 1 घंटे पुलिस ने गांव में फ्लैग मार्च किया। 10 जिलों में ईवीएम में खराबी की खबर आई है। इस दौरान वैशाली के लालगंज में वोट चोरी के नारे भी लगे हैं, मतदान भी रोका गया। पटना में जो विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान में है नंद किशोर यादव, जिनका टिकट कट गया है, वो जब गए तो उनकी बूथ कर्मियों से बहस होती हुई नजर आई। सिवान, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में तंग आकर 8 गांव 8 बूथों पर वहां के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। और नालंदा में जो है वो बूथ के पास जाकर बूथ के पास जाकर पर्ची बांटने के आरोप में 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया, जबकि बूथ के पास जाकर आप पर्ची बांट नहीं सकते। हालांकि बीजेपी के एक उम्मीदवार गमछा ओढ़कर चले गए थे। और इसके अलावा भी कई जगह गड़बड़ी की शिकायत आई, बिजली जाने की शिकायत, वोट रोकने की शिकायत, वोटिंग प्रोसेस को स्लो करने की शिकायत, ये तमाम शिकायतें आई हैं। लेकिन खैर, मतदाताओं का जो वोट है वो ईवीएम में तो बंद हो गया है। नतीजा 14 नवंबर को आएगा। अब देखना है कि वो मतदाताओं का असली जनादेश है, मतदाताओं की भावना है, या ये चुनाव आयोग का जनादेश यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटा अमित शाह का आदेश है। तो आदेश बनाम जनादेश, लेकिन ये चलिए पता तो 14 नवंबर को ही लगेगा। चलिए, आपका और दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमें जैसे ही और जानकारी मिलेगी, डेटा मिलेगा, हम आपके समक्ष हाजिर रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।